नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में हम आपको बताएंगे कैसे हुई माया नगरी से परमवीर की विदाई। साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल में कैसे दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिपल बदल रही हवा। रेलवे कैसे आपकी आर्थिक रूप से कर रहा है ट्रेन को डिरेल। और बात करेंगे जिस राहुल को समझते थे पार्टी के वरिष्ठ पप्पू, उन पर कैसे चल रहा है उसका चप्पू। 6 खबरों का पूरा कंप्लीट डोज। फिल्म निर्माण की वजह से दुनिया भर में मशहूर माया नगरी में कोरोना की वजह से भले ही 1 साल से रफ्तार थमी रही हो, लेकिन क्राइम और सियासत की पिक्चर पूरी तरीके से यहां पर सुपरहिट तरीके से चलती रही। यहां पर किरदार बदलते रहे, लेकिन एक किरदार ऐसा था जो लगातार विवादों में रहा, सवालों में रहा। वो था मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। तो राज की बात में आखिर सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस परमवीर के साथ में शिवसेना चट्टान की तरह हर परिस्थिति में खड़ी रही, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको तुरंत आनन फानन में चलता करना पड़ा। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। राज की बात यह है कि सुशांत केस के बाद टीआरपी स्कैम और टीआरपी स्कैम के बाद सचिन वाजे के मामले को लेकर परमवीर सिंह, उनकी टीम और उनकी कार्रवाई पर सवाल उठे। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक की जांच के मुख्य जांचकर्ता सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में आई। इस बीच परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर पद से हटाने को लोगों ने हालिया केस से जोड़कर देखा। लेकिन राज की बात यह है कि परमवीर सिंह का पद जाने के पीछे ना तो सुशांत केस है, ना टीआरपी स्कैम और ना ही मुकेश अंबानी की सुरक्षा का मामला है। कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, तो उसी तरीके से परमवीर के काट के लिए बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद और पूर्व मंत्री, जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और एडीजी लैंड ऑर्डर भी रह चुके थे, सत्यपाल सिंह, उनको लगाया परमवीर और मुंबई पुलिस के गड़बड़ झाले को पकड़ने में। राज की बात यही कि जिस तरीके की जानकारियां उनके पास आई, उसके बाद परमवीर सिंह को चलता करने में ही शिवसेना और एनसीपी की सरकार ने भलाई समझी। चूंकि सतपाल सिंह लंबे समय तक लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालते रहे और उससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर बने, जिसकी वजह से वहां के पुलिस विभाग में आज भी उनके वफादार मौजूद हैं। बस उन्हीं के जरिए सत्यपाल सिंह ने वो किया जो पहले कदम पर परमवीर सिंह की कुर्सी के लिए खतरा बन गया। जानकारी के मुताबिक जिन मामलों का जिक्र पूरे देश में हुआ, उन्हीं मामलों को लेकर कई सनसनीखेज और संवेदनशील जानकारियां सतपाल सिंह ने इकट्ठा कर ली थी और इस बात की भनक शिवसेना को लग गई। राज की बात यह कि जिस तरीके की जानकारियां सामने आई हैं, भविष्य में अगर उनका खुलासा होता है तो शायद मुंबई पुलिस के साथ साथ एनसीपी और शिवसेना की सरकार के लिए भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए शिवसेना ने अपनी गर्दन फंसने से बचाने के लिए परमवीर को पहले ही चलता कर दिया है, ताकि अगर ऐसी कोई समस्या सामने आती है तो पहले इससे पल्ला झाड़ सकें। और ये पूरा घटनाक्रम आईपीएस या आईएएस अधिकारियों के लिए एक नजीर भी है कि किस तरीके से अपने कर्तव्य को छोड़कर सियासी आकाओं को खुश करने के लिए आप सारी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। लेकिन सियासत इतनी निर्मम और क्रूर होती है कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से फैसले लेती है और परमवीर की विदाई उसी की एक नजीर है। काम वही, नाम नया, दाम ज्यादा, सुविधाएं कम, झंझट ज्यादा और जेब खाली। बात हो रही है देश के सबसे बड़े सरकारी प्रतिष्ठान, चाहे आकार हो या प्रभाव, रेलवे की। किस तरीके से देश की ये लाइफलाइन, कैसे उसमें ब्लॉकेट तैयार कर दिए गए हैं रेलवे की तरफ से। हुआ क्या है कि आपको सुविधाएं देने के नाम पे, आपको कोरोना से बचाने के नाम पे कैसे किराए में अतार्किक तरीके से बढ़ोतरी कर दी गई। इतना ही नहीं, सबसे खतरनाक बात है कि जनरल क्लास का डिब्बा ही गायब हो गया है। तो राज की बात में हम आपको बताते हैं रेलवे ने किस चतुराई से आपके जेब खाली कर दी है और सुविधाएं कम कर दी। कोरोना के दौरान ट्रेन बंद हुई, फिर जब चली तो भीड़ न बढ़ने के नाम पर किराए बढ़ा दिए गए। ट्रेनों के मौजूदा नंबर बदलकर सबको स्पेशल ट्रेन कर दिया गया। राज की बात इस स्पेशल ट्रेन करने के दांव की ही है। इसमें ट्रेन वही है, सुविधाएं पहले से कम कर दी गई हैं, लेकिन आपकी जेब हल्की हो गई है।
राज की बात में आपको यही समझाते हैं कि कैसे कोरोना के नाम पर आम आदमी को रेलवे का ये सफर कितना महंगा पड़ने लगा है। पहले आपका ये जानना जरूरी है, कोरोना में बंद हुई अधिकांश ट्रेनें चला दी गई हैं, लेकिन सभी को स्पेशल ट्रेन का दर्जा दे दिया गया है। किराया बढ़ गया है, प्लेटफॉर्म टिकट 500% तक महंगा हो गया है। बुजुर्गों और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट बंद है। जनरल डब्बे में भी रिजर्वेशन जरूरी है। मोबाइल कैटरिंग बंद है और बेडरोल भी नहीं दिया जा रहा है। जब कोरोना की विभीषिका आई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आपदा में अवसर तलाशिए। ये सकारात्मक तरीके से कही गई एक बात थी जिसे देशवासियों को करना था, लेकिन रेलवे ने इसे तुरंत लपक लिया और किस तरीके से सफाई से किराए बढ़ा दिए, जेब ढीली कर दी और सुविधाएं कम कर दी, वो भी यात्रियों को कोरोना से बचाने के नाम पर। क्या है रेलवे के नए नए बहाने? एक तो तर्क है कि ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए गए हैं ताकि आप अनावश्यक सफर नहीं करेंगे। प्लेटफॉर्म के टिकट कई गुना महंगा कर दिया गया है कि आप अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएंगे। बुजुर्गों खिलाड़ियों को टिकट में छूट बंद कर दी गई ताकि महामारी से बचाया जा सके। तो आप समझें कि सरकार कितनी चिंतित है आपके बारे में। वैसे खर्चा एयरलाइंस का भी बढ़ा है। सैनिटाइजर, मास्क, शील्ड, पीपी किट आदि उन्हें देनी पड़ रही है। कोरोना से बचाव के इंतजाम में उनका खर्चा भी बढ़ा है, मगर पूरी फ्लाइट ठसाठस भरकर चल रही है और दाम भी मामूली ही बढ़े हैं। तो अब रेलवे और ये एयर ट्रैफिक में विरोधाभास क्यों? राज की बात में हम आपको बताते हैं कि रेलवे ने कैसे चतुराई से स्पेशल ट्रेन के नाम पे किराए ताबड़तोड़ बढ़ा दिए। टिकट एंड रिफंड रूल 2015 के तहत स्पेशल ट्रेन का दर्जा दे दिया गया उन ट्रेन को जो बंद की गई थी। वो ट्रेन बारी बारी चलाई गई, लेकिन सब स्पेशल ट्रेन के नाम पे। और इस रूल के तहत इसमें किराया कितना भी बढ़ाया जा सकता है, उस पर किराया बढ़ा दिया गया और साथ ही जनरल कोच को भी रिजर्व कोच की श्रेणी में ला दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रेलवे ने आपदा को अपने लिए अवसर में तब्दील किया। वैसे खास बात है कि रिजर्वेशन वाली 2500 में से 2000 ट्रेनें चलने लगी हैं। रिजर्वेशन टिकटों की संख्या पहले की स्थिति पर आ चुकी है, मगर दाम बढ़े हुए हैं। 10 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट 30 से 50 रुपए तक के। भीड़ कम करने के लिए यह फैसला उठाया गया और कहा गया कि स्थिति सामान्य होने पर पुरानी दर बहाल हो जाएगी। ऐसा ही हाल जनरल क्लास का है। पहले बिना रिजर्वेशन सस्ते टिकट से होता था सफर, ऐसे सारे डिब्बे रिजर्व सीटिंग कोच में बदल दिए गए। रिजर्वेशन जरूरी हुआ, साथ ही शुल्क भी ज्यादा लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मोबाइल कैटरिंग के सारे ठेके रद्द कर दिए गए हैं। इनकी जगह लोग ई कैटरिंग का उपयोग करें, फोन के ऐप पर खाना बुक करें। एक और आंकड़ा देखिए, कुल मिलाकर 4000 पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन इनमें रिजर्वेशन लागू होने के कारण किराया बढ़ा हुआ है। करीब 1200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं। इनमें 300 ऐसी हैं जो पैसेंजर के रूप में चलती थी, लिहाजा इसमें किराया 2 से 3 गुना बढ़ गया है। ये छोटी दूरी की ट्रेनें हैं। इन्हीं मेल एक्सप्रेस में से 60 ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें फेस्टिवल स्पेशल के रूप में चलाया जा रहा है और इनमें किराया 1.3 गुना बढ़ा हुआ है। क्योंकि रेलवे की दलील है कि ये अब सामान्य ट्रेन नहीं है, स्पेशल ट्रेन है। तो जो मैंने आपको बताया कि 2015 के उस एक्ट के तहत इसमें जो 52 कैटेगरी थी जिनको कुछ सुविधाएं मिलती थी या छूट मिलती थी, उनमें से 38 को बंद भी कर दिया गया। इनमें बुजुर्ग और राष्ट्रीय खिलाड़ी तक हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि जो जनरल कोच था उसको भी रिजर्व श्रेणी में लाया जा चुका है और लगातार संकेत इस तरीके के दिए जा रहे हैं कि अब किरायों में जो बढ़ोतरी हुई है और जनरल कोच, ये व्यवस्था शायद आगे भी अब जारी रहने वाली है। चुनावी सियासत हिंदुस्तान में बेहद दिलचस्प होती है। आरोपों की बौछार से विपक्षी किले को ध्वस्त करने की कोशिश होती है। कहीं आरोपों के तीर चलते हैं, कहीं इमोशनल ड्रामा होता है, तो कहीं माहौल का फायदा उठाने की कोशिश होती है। लेकिन इन सबके बीच में इतनी ज्यादा चीजें होती हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है और कौन इस्तेमाल करके उसमें आगे जा सकता है, ये होड़ लगी रहती है। हर राज्य का, हर प्रांत का अपना एक तेवर होता है और स्वभाव होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये जो चारों भेद हैं सब फुल डोज के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हम इन फुल डोज के बीच से जतन करके राज की बात निकाल कर लाए हैं,
जो आपको भी बेहद दिलचस्प लगे। खेला होबे, कन्याश्रीराও খেলবে, যুবশ্রীরাও খেলবে, রূপশ্রীরাও খেলবে। দিদি চান চোরের খেলা চলতে থাকো, আমরা চাই এই খেলা শেষ हो। राज की बात यह है कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी शह और मात के खेल में वोटर का मन भी डोल रहा है। बीजेपी खाली होवे। राज की बात यह कि नित नए बदलते समीकरणों के चलते मतदाताओं का मन रोज बदल रहा है। बीजेपी सरकार 19-20 और नहले पर दहले फेंकने की कवायद के बीच मतदाता का मन कभी कमल थामने को होता है तो अगले ही दिन दीदी की बाजी उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। यही वजह है कि दोनों प्रमुख दलों के सियासी पंडित भी परेशान हैं। अब दीदी को भारी भरकम पॉलिटिकल कैंपेन के बाद भी जनता को अपने से जोड़ पाने की कोशिशों पर असमंजस के बादल गिरने से टेंशन हर कैंप की बढ़ गई है। बीजेपी के बोल्ड आउट करे वोट होচ্ছে 1 अप्रैल। राज की बात यह है कि आईबी की इनपुट टीम भी जनता का मन टटोलने में बार बार नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि कभी मोदी जाते हैं और तृणमूल के बड़े नेता बीजेपी में आते हैं तो पल्ला बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ने लगता है। ममता के चोट लगती है, प्लास्टर चढ़ता है, उसके बाद सियासत होती है तो ऐसा लगता है कि फिर दीदी की लहर आ गई है। लेकिन चुनाव आयोग की रिपोर्ट आती है और ये सब फिक्स जैसा दिखाई पड़ने लगता है तो फिर पल्ला दूसरी तरफ झुक जाता है। तो रोज इसी तरीके से कुछ न कुछ हो रहा है, कभी पीएम मोदी की रैली, कभी ममता की रैली। इस तरीके से लगातार जनता का मन भी बदल रहा है, जिसको पढ़ पाना आईबी की टीम के लिए भी मुश्किल हो रहा है। हालात ये है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रही सियासी जंग में आगे और पीछे हो जाने का सिलसिला जेपी नड्डा के काफिले पर हुई पत्थरबाजी के दौर से ही चल रहा है। जानकार बताते हैं कि एक तरफ जनता भ्रमित है तो दूसरी तरफ सुरमाओं का भी तनाव बढ़ा हुआ है। सियासी तौर पर चुनावी जंग को साधने के लिए रची जा रही रणनीतियों के बीच एक और राज की बात सामने आ रही है, वो ये कि बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बड़ी कमी देखने को मिल सकती है। बंगाल की बिसात पर लड़ाई इतनी पेचीदी हो गई है कि हर 24 घंटे में पासे फेंके जा रहे हैं और माहौल बदला जा रहा है। सूरमा खुद अनिश्चितता में है, उनकी सांस अटकी हुई है कि आखिर पश्चिम बंगाल का बेगम या बादशाह कौन होगा। वैसे वो तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन एक अच्छी बात हो सकती बंगाल चुनाव के बहाने कम से कम देश को बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों से राहत जरूर मिल सकती है। हिंदुस्तान का राजनीतिक सिस्टम बेहद अलग किस्म का है। यहाँ पेचीदगियों के इतने पन्ने हैं कि उसमें से कुछ पन्ने जो सामने आ जाते हैं वो समझ आते हैं, लेकिन जो अंदर रह जाते हैं वो राज की बात बन जाते हैं। तो ऐसी एक राज की बात हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। बात करेंगे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की। युवराज उनको कहा जाता है, अनमनस्क युवराज कहा जाता है, जो सत्ता संभालने के लिए तैयार नहीं है। उनकी सूझबूझ और फैसलों पर भी सवाल है। पार्टी रसातल में उनके नेतृत्व में पहुंची, ये तो सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि उनके अंदर पार्टी में भी पूरी तरीके से बिखराव दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सियासत में जो कुछ दिखाई पड़ रहा होता है वो हमेशा सही नहीं होता है, उसके पीछे भी कई बार पटकथा लिखी जाती है। तो वाकई पटकथा क्या थी और राहुल गांधी के इस ना दिखने वाले पक्ष के बारे में करेंगे बात। सबसे पहले हालिया तस्वीर को देखिए। कभी कांग्रेस के स्तंभों में गिने जाने वाले पीसी चाको अब पार्टी को अलविदा कहके सियासत का नया निशान हाथ में थाम चुके हैं। वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं की ऐसी बगावत की झड़ी कांग्रेस में लगी है। कुछ पार्टी छोड़कर चले गए और कुछ पार्टी में रहकर भी पार्टी लाइन के खिलाफ खुलकर बोलते दिखे। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। उन लोगों के लिए जिनको शौक है गलतफहमी का और गुमराह करने का। हमारी पहचान कांग्रेस रही है
और कांग्रेस की भी पहचान हम सब लोगों से। इस फहरिस्त में आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद जैसे कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल हैं। और आज हम वादा करते हैं कि जो भी हम यहाँ बैठे हैं और बाहर बहुत सारे लोग बाहर भी नेता लोग हैं। बुजुर्ग नेताओं की सियासी बेवफाई पर गांधी परिवार सवालों के घेरे में आया और खास तौर पर राहुल गांधी, जिनका आगामी कार्य समिति में फिर से अध्यक्ष चुना जाना तय है। सवाल उठे कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता संगठन का बेड़ा गर्क कर रही है और इसको लेकर जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। लेकिन ये तो सच्चाई है कि शायद मोदी का सामना करने में राहुल को वक्त लगे, लेकिन जो हम आपको राज की बात बताने जा रहे हैं, कैसे राहुल ने अपने यहाँ उनके लिए चुनौती बने ओल्ड गार्ड को किनारे कर दिया है। किस तरीके से उन्होंने पहले NSUI के जब इलेक्शन कराए तो सवाल उठे कि पार्टी बर्बाद हो जाएगी। इसी तरीके से यूथ कांग्रेस को जब उन्होंने मजबूत किया और लोकतंत्र के नाम पर वहां पर भी चुनाव कराए तो भी सवाल उठे और उसका विरोध हुआ। लेकिन वही कदम अब किस तरीके से राहुल गांधी की नई टीम का निर्माण कर रहे हैं और पार्टी में अगले अध्यक्ष बनने से पहले उनकी CWC होगी, जो कांग्रेस में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। पिछली कार्य समिति में जब राहुल को अध्यक्ष बनाने की बात आई तब वो चुनाव कराने की जिद पर अड़ गए। राज की बात यह है कि आगामी जून की कार्य समिति में वो अध्यक्ष बनेंगे भी, लेकिन प्रस्ताव से नहीं बल्कि पूरी चुनाव प्रक्रिया के साथ। और केवल राहुल ही नहीं बल्कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 23 में से 12 सदस्य भी चुनाव के जरिए ही आएंगे और बाकी को अध्यक्ष अपने सहयोग के लिए नॉमिनेट करेंगे। ये प्रक्रिया लंबे समय से कांग्रेस में लुप्त हो गई थी, नए चेहरों को मौका नहीं मिल रहा था। अब AICC के लगभग 1000 सदस्य वोटिंग के जरिए अध्यक्ष और 11 CWC सदस्य चुनेंगे। इसके दो फायदे होंगे। पहला, कांग्रेस के संविधान का फिर से पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा और दूसरा फायदा ये होगा कि CWC में टीम राहुल मजबूती के साथ नजर आएगी। आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कांग्रेस गांधी की है और गांधी कांग्रेस के, और मौजूदा परिस्थितियों में गांधी के अलावा कांग्रेस का अध्यक्ष कोई और नहीं हो सकता है और मौजूदा परिस्थितियों में यह भी तय है कि राहुल गांधी ही वो अध्यक्ष होंगे। तो ये समझने वाली बात है कि राहुल अभी तक ताज ग्रहण क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है, उसमें वो पूरी तरीके से अपना वर्चस्व चाहते हैं। ओल्ड गार्ड के वर्चस्व को तोड़ने में 17 साल उनको भरे लग गए, लेकिन NSUI और कांग्रेस यूथ के जो कार्यकर्ता थे वो आज मुख्य धारा में है, पहली पांत में आ चुके हैं और मौजूदा सांसदों में से आधे कांग्रेस के राहुल की टीम के हैं। तो अब राहुल का कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। इसके बाद जुलाई में वो CWC के गठन के बाद अध्यक्ष पद संभाल सकते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिनों और तारीखों का सैकड़ा पार कर चुका किसान आंदोलन अब तेजी से बदलता जा रहा है। उसका रंग, रूप और स्वरूप सब कुछ बदल चुका है। खास बात यह है कि जैसे बैठे बैठे गाजीपुर और टेकरी बॉर्डर पे इतना समर्थन किसानों को मिल रहा है, अब वो पूरे देश में घूम रहे हैं, सियासत खुलकर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तवज्जो के तकाजे पर तलवार चलती ही जा रही है। तो सवाल ये कि आज ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, ये राज की बात क्या है? तो हम आपको बता दें कि जिस समय दिल्ली पुलिस ने सरहदों पर कीलें लगाई थी उसकी बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन अब उन्हीं दिल्ली की, यूपी की सरहदों पे बैरकनुमा पक्के मकान बन रहे हैं और किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने के इंतजाम हो रहे हैं उसकी तस्वीर दिखाएंगे, जो दिल्ली में और यूपी बॉर्डर पर कानून व्यवस्था का भी प्रश्न बनता है और किस तरीके से बिजली चोरी का भी और बीमारी फैलने का भी भय बना हुआ है। जरा टेकरी बॉर्डर की इन तस्वीरों को देखिए। आंदोलन के नाम पर पब्लिक प्लेस पर पक्का निर्माण शुरू किया जा चुका है। इन्हें नहीं फर्क पड़ता कि आसपास रहने वालों को इससे क्या दिक्कत होगी। इन्हें नहीं फर्क पड़ता, इनका काम पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। MSP के नाम पर हाय तौबा मचाने वाले लोग दिल्ली की सड़कों पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। आंदोलन के नाम पर जारी मनमानी के बीच टेकरी बॉर्डर पर जल भराव की समस्या ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। टीकरी बॉर्डर पर पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, तो वहीं सिंघू बॉर्डर पर पानी की बोतलें, कप, प्लेटों के कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है।
और पानी की आपूर्ति को ज्यादा दिनों तक बनाए रखने के लिए बोरिंग तक करवा दी गई है, जिसके लिए अलग नियम कानून है। मतलब ये कि मनमानी खुलकर जारी है और कानून व्यवस्था ठेंगे पर। गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर मनमानी और शानशाही के तमाम रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। सड़क को घेरकर आलीशान टेंट लगा दिए गए हैं। यहां तक भी ठीक था, लेकिन अब पक्के निर्माण हो रहे हैं। सबमर्सिबल पंप लगाए जा रहे हैं और साथ ही एसी की भी व्यवस्था की जा रही है। तो सवाल ये, क्या किसके लिए बिजली का कोई कनेक्शन लिया गया है? तो बात आपको ये बता दें हम कि ये सब खुले तौर पर कटिया डाली जा रही है। कटिया यानी खुलेआम दिन दहाड़े बिजली की चोरी की जा रही है। और सवाल उन पर भी जिनको इसको रोकने की जिम्मेदारी है, वो क्यों मौन बैठे हुए हैं? और उन पर भी जो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं कि आखिर वो साबित क्या करना चाहते हैं, ये किस तरीके का आंदोलन है और बैरकनुमा घर और सबमर्सिबल पंप, ये सब चीजें किसकी इजाजत पर हो रही हैं। इस पूरे मामले में एक राज की बात यह है कि दिल्ली में चुनाव से पहले शाहीन बाग की सड़कों पर कब्जा किया गया और आंदोलन के नेता बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए उतर गए। ठीक उसी तरह दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर कब्जा करके बैठे किसान नेताओं ने चुनाव आते ही चुनावी राज्यों में कूच कर दिया। मतलब साफ है कि आंदोलन के नाम पर मनमानी का किला गढ़ने वाले दोनों आंदोलन की क्रोनोलॉजी एक है। लेकिन सवाल केवल आंदोलन के नाम पर हो रही मनमानी पर ही नहीं, बल्कि सवाल इन मनमानियों को रोकने वालों पर भी। सवाल उन किसानों पर भी जो आंदोलन तो मुफलिसी के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारियों के लिए जो व्यवस्था की जा रही है उसकी चकाचौंध दिल्ली को भी शर्मिंदा कर दे। और सवाल ये कि सियासत की कौन सी पटकथा लिखी जा रही है, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? और फिर वही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न कि ये सब होने किस नाम पर दिया जा रहा है? क्या अराजकता फैलाने वाले अब किसान जैसे दिखाई पड़ने लगे हैं? एक समय पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली आने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की भीड़ रहती थी, होड़ लगी रहती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पर बेहतर माहौल और सुकून मिलता है। साथ ही दिल्ली में आना उनके लिए एक सितारे की तरह होता था जो उनके कैरियर में चार चांद लगाता था। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि खास तौर से पुलिस सेवा के अधिकारी दिल्ली आना ही नहीं चाहते हैं। आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों ने तो दिल्ली से जैसे किनारा ही कर लिया है। एडीजी और डीजी रैंक के लोग ही यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए जरूर आ रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल के आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं उससे ये साफ हो गया है कि राज्यों से दिल्ली में पुलिस सेवा के अधिकारी नहीं आना चाहते हैं। तो राज की बात में उठाते हैं इसी बात से पर्दा। दिल्ली की आन बान शान वाली अफसरी छोड़कर अधिकारी क्यों राज्यों में टिका रहना चाहते हैं? राज की बात में करते हैं इस तथ्य का छिद्रान्वेषण, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आखिर 2020-21 में भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी दिल्ली प्रतिनियुक्त पर आए। कुल मिलाकर पूरे देश से मात्र 12 पुलिस अधिकारी इस साल दिल्ली केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर आए। इनमें से 4 अधिकारी डीजी रैंक और 4 ही एडीजी स्तर के हैं। मगर जिस रैंक के अधिकारियों यानी आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक की ज्यादा दिल्ली में जरूरत है, वे बिल्कुल आने के इच्छुक नहीं दिखते हैं। आईजी और डीआईजी स्तर के एक और एसपी रैंक के मात्र 2 अधिकारियों ने ही दिल्ली आने में दिलचस्पी दिखाई है। मतलब ये कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों की तो बात जाने दें, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये जो केंद्रीय अर्धसैनिक सुरक्षा बल हैं, इनमें भी आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों की कमी महसूस की जाने लगी है। खासतौर से रिटायरमेंट के करीब जो अधिकारी हैं वो तो जरूर यहाँ पर आ रहे हैं जिनको डीजी या एडीजी बनना है, लेकिन ये अधिकारी नहीं आ रहे हैं। जब हमने इसकी पड़ताल की तो जो उससे बातें खुलकर सामने आई, आपको पता चलेगा तो आप आश्चर्यचकित भी होंगे और आपको हल्का सा झटका भी लगेगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि दिल्ली में प्रतिनियुक्त की नौकरी सुकून की मानी जाती थी। अच्छी लाइफ स्टाइल और बच्चों की पढ़ाई के लिहाज से अधिकारी यहाँ आना चाहते थे। दरअसल मौजूदा केंद्र सरकार जिस तरह से काम करती है उसमें जरा भी शिथिलता अधिकारियों को भारी पड़ती है। पीएम मोदी और इस काडर को संचालित करने वाले गृह मंत्री अमित शाह की काम करने की निरंतरता अगर बेजोड़ है तो लोगों से उनकी अपेक्षाएं भी वैसी ही होती हैं। ऐसे में जो अधिकारी आराम या सुकून की तलाश में दिल्ली आना चाहते थे, उनको समझ में आ चुका है कि मौजूदा निजाम में अब यह संभव नहीं रह गया है।
इसीलिए उन्होंने यहां से थोड़ा किनारा करना शुरू कर दिया है। कई वाकये ऐसे हुए कि पीएम मोदी 24 घंटे और गृह मंत्री अमित शाह 24 घंटे काम करते हैं तो सीधे नियत समय पे कार्रवाई की अपेक्षा भी करते हैं, और जो इसमें असफल रहता है उस पर कार्रवाई भी होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सियासी तनातनी चलती है, उसमें कई बार अधिकारी मोहरा बनते हैं और पिस भी जाते हैं। इसीलिए जो होम कार्डर में आईपीएस हैं और लंबी नौकरी बची है, वहीं पड़े रहना चाहते हैं। राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हर रविवार रात 8 बजे देखना मत भूलिए राज की बात, और तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।